हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने मॉडल पेपर स्टार्ट किया। आज हम बीए फिफ्थ के मॉडल पेपर को कवर करेंगे। देखिए, पेपर जो है वो फर्स्ट पेपर को हम पहले कंप्लीट करेंगे मॉडल पेपर के थ्रू, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पेपर का आज पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट को हमने किया है, आज हमारा जो है पार्ट सेकेंड है। इसमें हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम किस तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिखें, कितना एक्सप्लेनेशन करें, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजवाद से क्या आशय है। समाजवाद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमें आंसर बताना है। समाजवाद यानी सोशलिज्म के बारे में हम क्या समझते हैं, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। समाजवाद देखिए किसी पार्टी विशेष से नहीं है। ऐसा नहीं कि समाजवाद समाजवादी पार्टी से रिलेटेड है या किसी अन्य पार्टी से। समाजवाद का अर्थ होता है जो समाज की विकास के लिए, समाज के विकास के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो समाजवाद में आते हैं। तो जो सोशलिज्म है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या है समाजवाद। चलिए अच्छे से समझते हैं। देखिए, समाजवाद ऐसा पदबंध है जिसकी मानक परिभाषा प्रस्तुत करना कठिनाई की बात है। जोड़ के अनुसार हमें हमें 3 कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रथम, समाजवाद एक प्रकार के सिद्धांत तथा विश्व में सब जगह चल रहे राजनीतिक आंदोलन दोनों का द्योतक है। यानी कि समाजवाद ऐसा पदबंध है जिसकी मानक परिभाषा बताना एक कठिनाई क्यों बताया गया है, क्योंकि समाजवाद को लोग क्या समझते हैं, किसी पार्टी विशेष से संबंधित है। समाजवाद में समाज के उत्थान के लिए, समाज की वृद्धि के लिए कार्य किए जाते हैं। देखिए, यहाँ बताया गया है कि समाजवाद हमें 3 कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है समाजवाद के तहत। देखिए, प्रथम क्या है, समाजवाद एक प्रकार के सिद्धांत तथा विश्व में सब जगह चल रहे राजनीतिक आंदोलन दोनों का द्योतक है। यानी समाजवाद क्या है, एक प्रकार का सिद्धांत है। और दूसरा क्या, अर्थात इसके सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों पक्ष हैं। समाजवाद के कौन कौन से पक्ष हैं, सैद्धांतिक पक्ष यानी कि उसके कुछ सिद्धांत भी होते हैं, और व्यवहारिक पक्ष भी समाजवाद के हैं। दूसरे समाजवाद के 2 और पक्ष, यानी जो दूसरा समाजवाद है उसके 2 और पक्ष कौन से हैं, राजनीतिक तथा आर्थिक। यानी दूसरा क्या है, पहला तो हमने पढ़ा कि समाजवाद क्या है। देखिए, यहाँ पर पहला पढ़ा कि ये सिद्धांत और समाजवाद एक प्रकार का सिद्धांत है। और दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो समाजवाद है इसके और पक्ष क्या है कि राजनीतिक तथा आर्थिक, अर्थात यह केवल राज्य की सत्ता पर अधिकार करने की इच्छा नहीं रखता है। समाजवाद जो है वो केवल राज्य को स्थापित करना है, राज्य की सत्ता पर अधिकार करने की इच्छा नहीं रखता। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी एक नया रूप देना चाहता है। यानी समाजवाद जब तक राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है, यानी जो इकोनॉमी है, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो जो समाजवाद है, समाज की उत्थान, समाज की वृद्धि नहीं हो सकती। देखिए, यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी एक नया रूप देना चाहता है। यानी जो राष्ट्रीय नेशनल इकोनॉमी है इसको भी एक नया रूप देना चाहता है। अंत में संसार में सब जगह इसके समर्थक है जो अपने अपने मतों तथा व्याख्याओं से इसे संपुष्ट करते हैं। यानी अंत में संसार में क्या होता है, सब जगह समर्थक होते हैं। यानी समाजवाद के समर्थक होते हैं। कैसे, समाज की वृद्धि हर कोई चाहता है, तो जो है अपने अपने मतों तथा व्याख्याओं से इसे संपुष्ट करते हैं। इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए जोड़ इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, संक्षेप में समाजवाद ऐसे तोप के समान है जो अपना रूप खो चुका है। यानी समाजवाद ऐसे तोप के समान माना गया है जो अपना रूप खो चुका है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहन लेता है। समाजवाद जो है इसे क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति इसे पहन लेता है। इसका अर्थ क्या है कि समाज की, देखिए समाजवाद क्या है, एक प्रकार से जो समाज है उसकी जो वृद्धि है, समाज की जो वेलफेयर है इससे संबंधित है। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है, कोई पूर्ण तरीके से समाज की वृद्धि नहीं कर पाता, तो इससे क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति पहन लेता है। का आशय क्या है कि समाजवाद को लोग समाहित कर लेते हैं। समाजवाद किस तरीके से, यानी सामाजिक विकास जो है किस तरीके से होना चाहिए, इसको समझने में कठिनाई सी है। देखिए, औद्योगिक क्रांति ने सामंतवादी व्यवस्था को हटाकर पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित किया। यानी कि जो औद्योगिक यानी जो आधुनिक क्रांति है इसने क्या किया था, जो सामंतवादी व्यवस्थाएं थी उसको हटा करके अब कैसा है, पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म जो व्यवस्था है इसको स्थापित किया गया। कृषि के जगह उद्योग प्रमुख व्यवसाय हो गया। यानी पहले क्या थी, कृषि जो थी हमारी मेन, जो हमारा मुख्य व्यवसाय क्या था, वो क्या था, कृषि था। यानी कि कृषि के तहत ही लोग पूरी इकोनॉमी जो थी वो कृषि पर डिपेंड थी। कैसे, कृषि करते थे लोग, अनाज उगाते थे, यानी जो भी उत्पादन करते थे उसका क्रय विक्रय यानी उसका अनुनय विनय करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के द्वारा उससे जो है अच्छे से करते थे। यानी जो पूरा हमारा व्यवसाय किस पर आधारित था, कृषि पर आधारित था। लेकिन आज के टाइम पर देखें तो आज के टाइम पर कृषि हर कोई नहीं करना चाहता। यानी कृषि को लोग पीछे छोड़ करके उद्योग पर ध्यान दे रहे हैं। यानी जो कंपनियां स्थापित कर रहे हैं, नए नए उद्योग को, नए नए उद्योगों की कंपनियां इसको स्थापित कर रहे हैं। तो आज के टाइम पर क्या है, कृषि उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा जितना उस टाइम पर रहा करता था। आज के टाइम पर उद्योग को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं।
देखिए, धनी लोगों ने अपने कारखाने स्थापित किए, यानी जो धनी लोग हैं जिनके पास धन है, उन्होंने क्या किया, कारखाने स्थापित किया और वहाँ श्रमिकों को रख करके, यानी जो श्रमिक है उनको वहाँ पर रख के काम कराया। कारखाने स्थापित किए जहाँ श्रमिकों वस्तुओं का उत्पादन किया, यानी कि वहाँ पर क्या किया, वस्तुओं का उत्पादन किया, वहाँ श्रमिक गए कार्य करने के लिए। तो जो कृषि में भी लोग होते थे वो अब क्या करते हैं कि फैक्ट्रियों में जा करके काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं कृषि से अपेक्षा। जिस प्रकार भूमिपतियों ने कृषकों का शोषण व उत्पीड़न किया, यानी जब जिस टाइम पर कृषि मेन व्यवसाय था, उस समय भी जो पूंजीपति होते थे, यानी जिनके पास धन होता था, जो कृषि करवाते थे, भूमिपति होते थे, उन्होंने कृषकों का, यानी जो कृषक होते थे उनका इतना शोषण करते थे और उनको इतनी शोषण व उत्पीड़न किया कि पूंजीपतियों ने श्रमिकों का शोषण व उत्पीड़न किया। इसी के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूपों 19वीं शताब्दी में समाजवादी विचारधारा विकसित हुई। यानी समाजवादी जो विचारधारा है वो कैसे विकसित हुई, यानी जो कृषि आज के टाइम पर तो मेन व्यवसाय नहीं रहा, उस टाइम पर होता था, तो जो कृषि को कराते थे, यानी कि जो जिनके पास धन होता था, उन्होंने इतने जो किसान होते थे उनका इतना शोषण करते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, 19वीं सदी में समाजवादी विचारधारा विकसित हुई। यह श्रमिकों के आंदोलन की विचारधारात्मक अभिव्यक्ति थी, यानी ये जो है श्रमिकों की विचारधारा थी जो औद्योगिक पूंजीवाद की लूटमार के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उभरी। यद्यपि इसके समर्थकों के विचार में अंतर थे, किंतु सभी ने कुछ न कुछ विशेष बिंदुओं पर बल दिया, जैसे समाज की नई आविष्कृत व्यवस्था हो जो स्वार्थी की जगह सामाजिक, प्रतियोगी की जगह सहयोगी, व्यक्तिगत आत्मपूर्ति और स्वार्थ की जगह सामाजिकता के पक्षों में मान्यता दे। यानी कि लोग क्या चाहते हैं समाजवाद से, समाज के लिए क्या हो, एक नई आविष्कृत व्यवस्था हो, यानी कि समाज की एक नई आविष्कृत व्यवस्था हो जो स्वार्थी की जगह, यानी जो स्वार्थ, अपने स्वार्थ की जगह सामाजिक प्रतियोगी व जगह सामाजिक प्रतियोगी की जगह सहयोगी, व्यक्तिगत, यानी कि जो सामाजिक प्रतियोगी है उसकी जगह क्या करे, सामाजिक जो व्यक्तिगत है, यानी सहयोग, जो लोगों का सहयोग होता है, आत्मपूर्ति और स्वार्थ की जगह सामाजिक के पक्ष में मान्यता दे, यानी सामाजिकता के पक्ष में मान्यता लोगों की हो, ऐसा वो चाहते थे। यानी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करे, सहयोगी जो व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत एक कहते हैं ना ह्यूमैनिटी होनी चाहिए लोगों के अंदर, उसके बारे में समाजवाद की जो समाजवाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो ह्यूमैनिटी यानी मानवता से संबंधित देखा जाए तो। देखिए, निजी संपत्ति के संग्रहण व प्रयोग पर कठोर सामाजिक नियंत्रण हो, या तो आर्थिक समानता हो या कम से कम योग्यता, यानी कि आर्थिक समानता की बात यहाँ की गई और कम से कम योग्यता की बात की गई। सामाजिक दृष्टि से आकी गई के अनुसार पुरस्कार दिया जाए या माध्यम स्थिति के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसार पुरस्कार का मूल्यांकन हो, यानी कि सामाजिक जो आर्थिक समानता है, यानी समानता कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, समानता का महत्व हमेशा रहता है। यानी समानता के, या देखिए, निजी संपत्ति के संग्रहण व प्रयोग पर कठोर सामाजिक नियंत्रण हो, या तो आर्थिक समानता हो, यानी कि जो निजी संपत्तियां उस पर क्या हो, कठोर सामाजिक नियंत्रण, यानी समाज का पूरी तरीके से नियंत्रण हो निजी संपत्तियों पर, या फिर आर्थिक समानता हो, यानी आर्थिक समानता के बारे में बात की गई है। सामाजिक दृष्टि से आकी गई के अनुसार पुरस्कार दिया जाए या मध्यम स्थिति के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार पुरस्कारों का मूल्यांकन हो। उसके बाद देखिए, यहाँ हमने समाजवाद के बारे में क्या समझा। समाजवाद क्या है, समाजवाद एक तरीके से समाजवाद समाज के भलाई के लिए, यानी समाजवाद क्या है कि समाज के जो उत्थान है, समाज की जो वृद्धि है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो समाजवाद से हमने क्या समझा, समाजवाद में सबसे इम्पोर्टेंट है आर्थिक जो समानता है वो होनी चाहिए। समाजवाद के लिए समाज में जो समाज के बढ़ने की प्रक्रिया है उसमें सहयोग होना चाहिए, व्यक्तिगत सहयोग होना चाहिए। किसी जैसे पहले के टाइम पर कृषि के में लोगों का कितना उत्पीड़न होता था, इतना शोषण करते थे लोग, तो आज के टाइम पर जैसे उद्योग स्थापित हो गए, आज के टाइम पर कृषि की उतनी महानता नहीं है, उद्योग की उतनी महानता है। यानी आज के टाइम पर व्यवसाय में सबसे मेन क्या है, कृषि को लोग पीछे छोड़ करके आज के डेट में लोग उद्योग में, यानी कि फैक्ट्रियां स्थापित कर रहे हैं, उसमें श्रमिकों को रख रहे हैं और अपने जो उत्पादन है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम समाजवाद से समझते हैं क्या आशय है और समाज की जो समाज की वृद्धि है वो किस प्रकार से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उदार लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता बताइए। उदार लोकतंत्र यानी लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी क्या विशेषता है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, विशेषता में हम क्या देखेंगे, उदार लोकतंत्र में लोगों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है, यानी जो लिबरल डेमोक्रेसी है इसमें लोग अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। ये हर किसी को आज़ादी है, चाहे वो देश का नागरिक है और चाहे वो किसी भी
तरीके से आए, उसका जन्म स्थान कोई भी हो, ये जो हमारे मूल अधिकार है इससे संबंधित है। देखिए, अगर हम भारत के नागरिक हैं तो हमें अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है, चाहे किसी भी जगह हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति जो है उसको प्रकट कर सकते हैं, ये हमें अधिकार प्राप्त है। देखिए, उन्हें भाषण देने तथा विचार प्रकट करने की भी आज़ादी है, यानी हम भाषण भी दे सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, लिखकर या बोलकर दोनों प्रकार से हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, ये हमारे मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। देखिए, जन प्रसार के साधन स्वतंत्र होते हैं, यानी जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है उसमें जन प्रसार के साधन स्वतंत्र होते हैं, पूर्वक होता है, यानी कि हमें हर प्रकार से जो आज़ादी है वो प्राप्त होती है। देखिए, जन प्रसार के साधन जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, जनमत का निर्माण भी स्वतंत्रता पूर्वक होता है, प्रेस पर प्रतिबंध कम से कम होते हैं, यानी जो प्रेस है इस पर जो रोकथाम है, यानी जो प्रिवेंट इस पर किया जाता है वो बहुत माइन्यूट किया जाता है। लोगों को स्वेच्छा से अपने समूह एवं दल बदलने का भी अधिकार होता है, यानी लोग चाहे तो अपनी स्वेच्छा अनुसार अपने दल को बदल सकते हैं। अगर आप किसी पार्टी में इस टाइम पर है, आप चाहें तो स्वेच्छापूर्वक अपनी दल को बदल सकते हैं, ये अधिकार भी हमें दिया हुआ है संविधान के द्वारा। उसके बाद देखते हैं जो दूसरी विशेषता है वो क्या है। उदार लोकतंत्रीय व्यवस्था में कार्यपालिका की भूमिका परिभाषित होती है, यानी जो लिबरल डेमोक्रेसी है इसमें कार्यपालिका इसकी जो भूमिका है वो परिभाषित होती है। कार्यपालिका क्या होती है, हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में जानते हैं। विधायिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू कराती है और न्यायपालिका हमें न्याय दिलाती है। राजनीतिक कार्यपालिका नीति निर्माण एवं निर्णय निर्माण करती है। जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो क्या करती है, नीतियों का निर्माण करती है, जो पॉलिसीज बनती है उनको उनका निर्माण करती है, जो निर्णय निर्माण करती है। तथा स्थायी कार्यपालिका और जो स्थायी कार्यपालिका होती है वो क्या करती है, अर्थात नौकरशाही सरकार की नीतियों तथा निर्णयों को लागू कराती है। नौकरशाही निष्पक्ष होती हैं तथा राजनीतिक कार्यपालिका की अध्यक्षता में कार्य करती है, यानी कि जो ये स्थायी कार्यपालिका होती है कैसी होती है, निष्पक्ष होती है, और ये राजनीतिक जो कार्यपालिका है उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। राजनीतिक कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए जनता तथा विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो जितने भी कार्य करेगी, चाहे वो कोई भी कार्य करे, कोई अधिनियम कोई नियम बनाए, उसके लिए क्या होती है, जनता तथा विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कार्यपालिका जो है, एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या होती है, हमेशा जनता के प्रति यानी पब्लिक के लिए वो उत्तरदायी होती है, जवाबदेही होती है। उसके बाद देखते हैं तीसरी विशेषता क्या है। उदार लोकतंत्र में सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है, यानी जो उदार लोकतंत्र लिबरल डेमोक्रेसी इसमें सरकार क्या होती है, जनता की प्रतिनिधि होती है, जनता ही सरकार का चुनाव करती है। यह लोगों द्वारा निर्वाचित की जाती है, यानी जो जनता है किसके द्वारा निर्वाचित, जो सरकार है वो जनता के द्वारा निर्वाचित की जाती है। जैसे वोटिंग सिस्टम हमारे यहाँ पर, तो वोटिंग सिस्टम के द्वारा हम अपनी सरकार को चुनते हैं। विधान पालिका के सदस्य एक निश्चित अवधि के लिए लोगों द्वारा चुने जाते हैं, यानी जो विधान पालिका है इसके सदस्य एक फिक्स जो अवधि है, एक टाइम पीरियड के लिए इसको चुने जाते हैं। जैसे 5 साल का जो टाइम पीरियड होता है, हम देखिए अपने जो देश के प्रधानमंत्री इनको हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, जो हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजे गए हैं वो क्या करते हैं, जो अपने जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका चुनाव करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो विधान पालिका इसके सदस्य क्या होते हैं, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए चुने जाते हैं। विधान पालिका राष्ट्रीय जनमत का प्रतिनिधित्व करती है तथा राष्ट्र के धन पर नियंत्रण रखती है। कौन नियंत्रण रखती है, जो विधान पालिका होती है वो क्या करती है, राष्ट्रीय जनमत का प्रतिनिधित्व करती है तथा राष्ट्र के धन पर नियंत्रण रखती है। लोगों को मतदान यानी मतदान का जो अधिकार है वो हमें प्राप्त है, मतदान के अधिकार के द्वारा अपने देश के लीडर को चुनते हैं। देखिए, लोगों को मतदान अधिकार बिना किसी जाति धर्म, यानी लोगों को जो मतदान का अधिकार यानी जो वोट देने का अधिकार है लोगों को, वो किस प्रकार से, बिना किसी जाति धर्म के, यानी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से, उनका लिंग कोई भी, उनकी भाषा कोई भी, उनका क्षेत्र भी कई हो, लेकिन इसके आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। संपत्ति या संप्रदाय के भेदभाव के समान रूप से प्राप्त होता है। देखिए, वयस्क मताधिकार का सिद्धांत प्रचलित होता है, जिसके अधीन निश्चित आयु से अधिक के सभी स्त्री पुरुष को मताधिकार प्राप्त होता है। यानी निश्चित आयु कितनी है हमारे देश में, वोटिंग सिस्टम जो है वोट देने की एक मिनिमम एज कितनी है, 18 ईयर। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप वयस्क हैं, यानी अडल्ट हैं, और आप वोट को दे सकते हैं। पहले संविधान में 21 वर्ष, यानी पहले वोट देने की आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी, 21 वर्ष, लेकिन अब उसे घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो जो संविधान में
जो लोग हैं यानी जो जनता है उनको वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर यानी 18 वर्ष यदि आपका हो चुका है तो आप वोट दे सकते हैं। इसके आधार पर जिसके अधीन निश्चित आयु कितनी निश्चित की गई 18 ईयर। इसके आधार पर स्त्री पुरुषों को मताधिकार का अधिकार है। ना किसी धर्म बिना किसी धर्म यानी कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी वंश हो, कहीं भी जन्म स्थान हुआ हो, इन सब के आधार पर यानी इन सब पर बिना भेदभाव किए बिना लोगों को मतदान देने का अधिकार है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और सरकार क्या होती है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। किस प्रकार से सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है? कोई भी देखिए, सरकार जनता के हित के लिए कार्य करती है। तो अगर सरकार जनता के लिए कोई नियम कानून बना रही है, अगर सरकार बाय द वे अगर सरकार आपके ऐसा कानून बनाए जिसमें कानून संविधान का उल्लंघन हो या वो जनता के हित के लिए ना हो, तो लोग उस पर लोग उसका विरोध करेंगे। तो उसके लिए सरकार जवाबदेही होगी, सरकार उसका जवाब देने के लिए जवाबदेही होगी। और अगर सरकार ऐसा कानून भी बनाए कि जिसमें वो संविधान का पालन न करे, तो सरकार को भी हम हटा सकते हैं। अपने जनता के पास इतनी पावर है कि वो सरकार चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है, उदार लोकतंत्र में सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है। यह लोगों द्वारा निर्वाचित की जाती है। विधान पालिका के सदस्य एक निश्चित आयु के लिए चुने जाते हैं। विधान पालिका राष्ट्रीय जनमत का प्रतिनिधित्व करती है तथा राष्ट्र के धन पर नियंत्रण करती है। यह भी हमने पढ़ा है। देखिए यहाँ से वयस्क मताधिकार का सिद्धांत प्रचलित होता है, जिसके अधीन निश्चित आयु से अधिक के सभी स्त्री पुरुष को मताधिकार का अधिकार होता है। यानी एक निश्चित आयु होने के बाद 18 वर्ष आपका होने के बाद जब आप अडल्ट कहलाएंगे तब आप वोट दे सकते हैं। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है तथा उससे अपनी प्रतिनिधि प्रकृति लगातार बनाए रखनी पड़ती है। यानी जो सरकार है वो अपनी प्रतिनिधियों को लगातार बनाए रखना चाहती है तथा समय समय पर अपनी लोकप्रियता सिद्ध करनी पड़ती है। यानी समय समय पर अगर सरकार अपनी लोकप्रियता सिद्ध नहीं करेगी तो लोग सरकार को चेंज करना चाहेंगे। यानी अगर सरकार एक्टिव नहीं, आपके लिए जनता के लिए हित के लिए उनके कार्य नहीं कर रही है, तो लोग चाहेंगे कि ये सरकार को हम बदल दें। और जनता के पास इतनी पावर होती है कि वो सरकार को बदल भी सकते हैं। चुनाव द्वारा लोग सरकार को परिवर्तित कर सकते हैं, यानी चुनाव दोबारा से करा करके सरकार को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए उदार लोकतंत्र में सीमित सरकार की धारणा निहित होती है। यानी जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है इसमें सरकार की जो धारणा होती है वो क्या होती है, निहित होती है। यानी सरकार की धारणा इसमें छुपी होती है। सरकार केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करती है जो संविधान इसे प्रदान करता है। सरकार कोई भी कार्य अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकती। सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसमें संविधान का उल्लंघन हो। अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो सरकार को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसीलिए सरकार क्या होती है, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करती है जो उन्हें संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। सरकार उसी शक्तियों के अंडर में अपनी जो कार्य होती है, कोई भी नियम कानून है वो उसी के अंडर में करती है। जिस ढंग से इन शक्तियों का प्रयोग सरकार को करना होता है वह निश्चित होता है। यानी संविधान में लिखा हुआ है किस प्रकार से सरकार को देश चलाना है, क्या क्या उनके पास शक्तियां दी गई हैं तथा संविधान द्वारा निर्देशित होता है। सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग मनमाने अत्याचारी ढंग से नहीं कर सकती। सरकार की शक्तियां परिभाषित हैं। यानी सरकार किसी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग, सरकार को जो संविधान के द्वारा शक्तियां दी गई है उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं। अपने द्वारा मनमाने तरीके से कोई भी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, अत्याचारी ढंग से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो अत्याचारी तरीके से करेंगे, मनमाने तरीके से करेंगे तो कानून का उल्लंघन माना जाएगा और सरकार को चेंज भी किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा सरकार की जो शक्तियाँ होती है वो परिभाषित है। संविधान में सरकार के पास कितनी शक्ति होनी चाहिए ये संविधान में परिभाषित किया गया है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा और एक समाजवाद के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको समाजवाद के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा और जो लिबरल डेमोक्रेसी है इसके बारे में भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहा है, समाजवाद यानी सोशलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में हमने अच्छे से समझा। तो आपको समझ में आया होगा। जो हमारे आज 5th सेमेस्टर का जो सेकेंड पार्ट का वीडियो इसको हमने यहाँ पर देखा। तो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में भी पूछे जाएंगे समाजवाद क्या है, या फिर डेप्थ में पूछे जा सकते हैं कि समाजवाद को परिभाषित कीजिए, किस तरीके से समाजवाद का प्रयोग कर सकते हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में पूछा जा सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, किस टाइप से आंसर को लिखना है ये भी समझ में आ रहा होगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।